हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने चैनल पे बात करते हैं किसी भी चैप्टर के या किसी भी टॉपिक के उस कंपाइलेशन के बारे में कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से मूव करती हैं, किस किस तरीके से हम लोग फिज़िक्स के उस टॉपिक को या चैप्टर को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं जैसे कि हम उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में, तो मैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हर एक चीज़ को एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इससे रिलेटेड चीज़ों को याद रख सकते हैं और किस किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है इन एकेडमिक लेवल। तो जो बच्चे हमारी पहले वाली वीडियोस देख चुके हैं वो उसी के आगे से इसको शुरू करेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये आप लोग अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो जब हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, गाउस थ्योरम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास दो तरीके की टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। और उसमें जैसे कि सबसे पहले आता है एरिया वेक्टर, और फिर दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या आती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी कि तब जब चार्ज अपनी स्टेशनरी पोजीशन में है और उसके बाद उसके क्या क्या बिहेवियर हैं ये हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे चार्ज, फिर चार्ज का क्या बिहेवियर था, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा जब दो भी चार्ज स्टेशनरी थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग बिहेवियर निकाला जब हम लोग दो चार्जेस का एक सिस्टम बना देते हैं जिसको डाइपोल बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा ताकि उसका टॉर्क निकल आए। इसके अलावा एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब उसी कड़ी में या उसी कहानी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम में हम लोग सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और साथ ही साथ में एक और नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक और नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है सॉलिड एंगल। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर, एरिया वेक्टर पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। और इन तीनों ही टर्मिनोलॉजी को जानने के बाद, ये तीनों ही टर्मिनोलॉजी को हम लोग जान जाते हैं, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेक्टर और साथ ही साथ में सॉलिड एंगल। फिर इसके बाद आती है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम को मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गॉस थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर या क्लोज्ड लूप के अंदर अगर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो उस टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होगा, और जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं phi = Q/ε0 से। अब हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए पूरे के पूरे चैप्टर में बस इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड नाचते हैं। ये तो हो गई गॉस थ्योरम। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम, मतलब कि हम इस गॉस थ्योरम को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ उनके बारे में बात करते हैं। तो इस गॉस थ्योरम के मदद से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसके पहले हम लोग सीख चुके होते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है, पूरे के पूरे सर्किल के द्वारा या पूरे के पूरे स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है। और उन तमाम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वही निकाल लेते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स के पहले वाले चैप्टर में आई थी, यानी कि 1/4πε0 Q/r²। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो कि एक इनफाइनाइट वायर के ऊपर इस तरीके से फैला दिया जाता है। और फिर हम बोलते हैं कि अब इसको गॉस थ्योरम के मदद से इसके बाहर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप बताइए। तो हम लोग फिर इसका इस तरीके से एक
क्लोज गॉसियन सरफेस खींचते हैं और फिर इस तरीके से हम लोग इसको बताते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से पॉइंट पी पे देखो एक सरफेस ये निकल के आ गया, एक सरफेस ये निकल के आ गया, एक सरफेस ये निकल के आ गया, और फिर उसके वेक्टर्स का अरेंजमेंट करके। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वो भी दो तरीके के वेक्टर, एक एरिया वेक्टर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये वेक्टर्स का ही केवल और केवल गेम होता है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और उनके ही अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स निकालते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे टाइप के अगर हम लोग एप्लीकेशन की, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम किसी बहुत ही थिन शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तब फिर टोटल कितना फ्लक्स जो है टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तब फिर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लोज्ड गॉसियन सरफेस खींचते हैं और फिर इस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के तीन एक बहुत ही पॉपुलर एकेडमिक्स में केसेस होते हैं जिनके ऊपर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और इनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज़ को निकालते हैं। इसके अलावा हम लोग इस थिन शीट के अलावा एक मोटी मोटाई की या टी थिकनेस की एक शीट के बारे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। ये आप लोग एकेडमिक्स में सीखोगे कैसे 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 हम लोग इसको निकालते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वाइड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोगों को क्या चीज़ें समझनी है। अच्छा, समझना क्या है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस पूरे के पूरे गॉस थ्योरम में आपको एक की पॉइंट की तरह याद रखनी है, जिससे कि पूरा का पूरा गॉस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहली बात हमेशा ये याद रखनी कि गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल फ्लक्स निकलता है बाहर वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, यानी कि टोटल चार्ज जो इनसाइड प्रेजेंट होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको तो अप्लाई होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड चीज़ है, पहली बात तो ये तो अप्लाई ही होना है। अच्छा, दूसरी बात क्या आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, जो टोटल एरिया होता है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो हमेशा हम सारे के सारे केसेस में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बना करके और बस इक्वल करा देंगे, और उसके बाद जो भी सिचुएशन बनेगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें दे देगी। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है गॉस थ्योरम में कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, एक बार जो जनरल हमारी डेफिनेशन होती है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना और दोनों को बराबर कर देना हर एक केस में, और उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी केस को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा बस हमें याद क्या रखना होगा कि एरिया वेक्टर्स क्या होंगे। तो एरिया वेक्टर्स हमेशा जो सरफेस होगा उसी के एरिया वेक्टर होंगे। तो देखो, कोई भी अगर हम सिलेंडर बनाएंगे, जैसे कि ये सिलेंडर बना है, तो इसका एक एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, एक एरिया वेक्टर इस कर्व्ड सरफेस का हो जाएगा और एक ही नीचे वाली सरफेस का। इस तरीके से सिलेंडर के 3 एरिया वेक्टर होंगे, इस वाली भी सिलेंडर के 3 सरफेस एरिया वेक्टर होंगे, और ये जो हमारा ये स्फीयर है या गोला है इसका एक एरिया वेक्टर ऐसे होगा, वो सारे ऐसे निकलते जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई गॉस थ्योरम की बात। अब गॉस थ्योरम में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीख जाएंगे, तो जब आप ये शीट की इंटेंसिटी निकाल लेंगे, तो इस शीट की इंटेंसिटी के बाद आपको एक लास्ट में इसका वाइड ओवरव्यू देखने को मिलता है, जब आपको कहा जाएगा कि अगर हमारे पास कोई दो शीट हैं इस तरीके से 2 शीट्स हैं, मैं बना देता हूं, मैंने प्लस चार्ज ले लिया है इस पे, और मैं चाहूँ तो दूसरे पे माइनस चार्ज भी ले सकता हूँ। मैं यहीं पे बना रहा हूँ ताकि आपको ये इस तरीके से, और इस पे भी मैं प्लस चार्ज ही डिनोट करा रहा हूँ। प्लस चार्ज इस वजह से ताकि आपको लगे कि सेम प्लेटें हैं। ठीक है। इसको मैंने प्लेट नंबर 1 बोल दिया और इसको मैं बोल दे रहा हूँ प्लेट नंबर 2, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो d है। तब हम इस केस में हम ये बात करते हैं कि अगर इस तरीके से 2 प्लेटों को आपस में पास पास रख दिया जाए, तो पहली वाली प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दूसरी वाली प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसी तरीके से जब
इन दोनों प्लेटों को पास पास रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, उससे 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस कैसे बनेंगे, मतलब कि एक, जब हम दोनों ही प्लेटें सेम चार्ज की रख देंगे तो बाहर के पॉइंट पे क्या बनेगा, बीच में क्या बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा। मतलब कुछ इस तरीके से कि अगर मैंने ये 2 प्लेटें पास पास रख दी हैं, एक मान लो ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, तो एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, और जब हम इस केस को डिफाइन करते हैं, इस केस के बारे में बात करते हैं, तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कैपेसिटर का। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कैपेसिटर का, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि क्या होता है कैपेसिटर और क्या होती है कैपेसिटेंस, जिसके बारे में शायद मैंने एक वीडियो पहले डाल रखा है। तो जो मेरा वीडियो वो पहले आ गया था, उसमें जब मैंने चर्चा की थी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, तो उससे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम में हम लोग सबसे पहले शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और जब हम उन्हीं दोनों शीटों को पास पास रख देते हैं तो एक सिचुएशन आती है जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट को साथ में रखते हैं। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर की तरफ और माइनस की वजह से भी इधर की तरफ। जबकि बाहर देखेंगे तो माइनस की वजह से अंदर और प्लस की वजह से बाहर। तो होता क्या है कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाती है और सिर्फ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है। और जब 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है तो उससे चार्ज जो है फ्लो होता है। और बस यही कंडीशन जो है वो कैपेसिटर की कंडीशन को बता देती है, और यहीं से कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी की सारी वो चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने एक चैप्टर को बहुत छोटी सी वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। आई होप कि यू गाइज आर गेटिंग मोर एंड मोर विद दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। इफ़ यू आर इनिशियली entered into the 12th board and you are just initially started class 12th, then these type of videos are very beneficial for you guys. So you guys have to just subscribe the button and just share these type of videos to your friends. एंड आई होप कि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा लगातार, और इसी तरीके के सिंप्लीफाइड करके मैं चैप्टर्स को आपके सामने को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द ऑल द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एंड जय भारत।